गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन द गो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया ये छोटा वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। और मैं आज अपने चैनल का प्रथम वीडियो एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर को समझने से पहले हमको बेसिक चीज़ों की जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कुछ बेसिक टॉपिक है, एक प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस होती क्या चीज़ है, दैनिक बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होना चाहिए। यही तो बोलते हैं ना कि शुद्ध पदार्थ वह शुद्ध वही होता है जिसमें किसी प्रकार का मिलावट ना हो। लेकिन हर एक चीज़ का अपना एक डेफिनेशन, अपना एक परिभाषा होती है। तो ठीक उसी प्रकार विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो शुद्ध पदार्थ क्या होती है। तो प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। सिंगल टाइप ऑफ, याद रखना है इसको, कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि एक शुद्ध पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। उसमें किसी भी अदर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन या संयोजन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक आयरन का रड लेते हैं। ये रड जो है एक कंडीशन, ये आयरन का ही बना हुआ है और इसमें एक कंडीशन है कि और भी किसी तत्वों का संयोजन नहीं है। ऐसा अगर है कि ये एलिमेंट, ये पाइप जो है, ये रॉड जो है आयरन का ही बना हुआ है, इसके अलावा आयरन के अलावा और भी कोई तत्व का कॉम्बिनेशन नहीं किया गया है, तो हम बोल सकते हैं ये जो आयरन का रॉड है ये प्योर सब्सटेंसेस है। दूसरे भाषा में अगर बात करें एल्युमिनियम, बात करते हैं एल्युमिनियम, अगर एल्युमिनियम रॉड इस पाइप को लेते हैं ना तो कंडीशन ये है इसमें सिर्फ एल्युमिनियम के ही पार्टिकल्स होते हैं, अदरवाइज और किसी तत्व का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर और किसी तत्व कॉम्बिनेशन इसमें होता है ना, जैसे मान लो एल्युमिनियम और जिंक होता है तो इस शुद्ध पदार्थ कैटेगरी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम भी है और जिंक भी है। तो प्योर सब्सटेंसेस का परिभाषा क्या है ऐसी कि सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होना चाहिए, तभी वो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आशा करते हैं कि जो सब सारे छोटा टॉपिक था वो समझ आ ही गई होंगे आप लोगों को। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का केमिकल क्लासिफिकेशन यानी मैटर का जो रासायनिक वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है किसी भी मैटर का, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। और क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। ये सत्यनारायण बॉस के थ्योरी पर आधारित होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में या पार्ट 2 में हम पढ़ा देंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो भागों में बांटना पड़ते हैं। एक को पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंसेस और एक को पढ़ते हैं मिक्सचर। ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंसेस थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। प्योर सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो केवल और केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस को आगे दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को पढ़ते हैं एलिमेंट्स और एक भाग को पढ़ते हैं कंपाउंड, उसका हिंदी बोलते हैं यौगिक, और एलिमेंट का हिंदी क्या होता है, तत्व। अब बात करते हैं थोड़ा सा तत्व के बारे में। आप तो पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते ही होंगे, और उसमें जितने भी उसमें पदार्थ उसमें असेंबल है, तत्व है, वो सारे के सारे क्या है, एलिमेंट है। सारे के सारे कितना तत्व है, तो 118 तत्व जो है वो पीरियोडिक टेबल में जो असेंबल किए हुए हैं वो सारे के सारे क्या है, एलिमेंट है। ठीक, और एलिमेंट के बारे में कहा जाता है कि एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट जो होता है किसी भी पदार्थ का एक आधार होता है, दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसको किसी भी, इसको जो है सरल भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। नहीं समझे होंगे, एक मिनट समझ में आ जाएगी। तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, और उन चीजों को हम लोग क्या होते हैं, सरल पदार्थों में उसको विभक्त नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं,
एलिमेंट बोलते हैं। सपोज मान लेते हैं कि एक मान लेते हैं एयू, सोना का गोल्ड का सिंबल होता है। मान लो कोई सोना का रिंग है मेरे पास, गोल्ड का रिंग है, तो उस गोल्ड का रिंग को अगर हम लोग मान लेते हैं कि उसको हम तोड़ देते हैं, उसको पीस पीस कर देते हैं, तो भाई गोल्ड का अगर हम लोग पाउडर बना देते हैं, उसको चूर्ण बना देते हैं, फिर भी तो हमको हर एक चूर्ण किसका मिलेगा? सॉरी, गोल्ड का ही तो मिलेगा। हर एक चूर्ण किसका मिलेगा? गोल्ड का ही तो मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि सोना के साथ में जी भी मिल जाएगा, नहीं। अगर वो सोना का रिंग है, अगर उसको हम चूर्ण या पाउडर में परिवर्तित कर देते हैं, तो उसमें और तो उसमें क्या गोल्ड का ही तो मिलेगा ना सैंपल। तो कहने का मतलब है सब्सटेंस एलिमेंट जो होती है ना, किसी भी मैटर का एक आधार होती है जिसको सरल पदार्थों में तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। आशा करते हैं कि ये एलिमेंट्स आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरा बात करते हैं कंपाउंड। देखो कंपाउंड जिसका मतलब होता है यौगिक। कंपाउंड को पहचानने का एक नियम याद रखिए। जैसे कि मान लो जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, जैसे बात करते हैं, जैसे H2O बात करते हैं, H2O। तो H2O जो है किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जरा आप लोग थोड़ा समझिएगा यहाँ पर, H2O किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखिए दो तत्व है, एक तो हाइड्रोजन हो गया और एक क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। मेरा लैंग्वेज को आप लोग थोड़ा पकड़िएगा। हम क्या बोल रहे हैं? दो या दो से अधिक तत्व, दो हाइड्रोजन भी तत्व, ऑक्सीजन भी तत्व है, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व, है ना, एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। एक टर्म आया है ना, एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। निश्चित अनुपात में क्या होता है कि हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जल बना, इसका जो रेशियो होता है वो किसमें? हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जो होता है 1:8 का, 1:8 के अनुपात में होता है। तो आप जो है ना H2O जल को कहीं से भी प्राप्त करें, चाहे आप महासागर के जल से प्राप्त करें, चाहे आप वर्षा के जल से प्राप्त करें, कुआं के जल से प्राप्त करें, चापाकल के जल से प्राप्त करें, आप कहीं से भी प्राप्त करेंगे ना H2O को, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहेगा? 1:8 में रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि यौगिक जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में संयोजन होता है। निश्चित अनुपात, ये टर्म को पढ़ना है। निश्चित अनुपात में क्या होगा कि आप जल को कहीं से भी प्राप्त करेंगे ना, वो 1:8 के फॉर्म में ही मिलेगा आप लोग को। उसी प्रकार जैसे होता है NH3, किसका फॉर्मूला होता है? अमोनिया गैस होती है ना। जैसे मान लो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोजन से मिलकर बना होता है। आशा करते समझ में आया होगा। तो ये जैसे इसका रेशियो देखते हैं क्या होता है? 1:3 होता है। तो कहने का मतलब अमोनिया आप कहीं से प्राप्त कर लो, चाहे प्राकृतिक विधि से बना रहे हैं, चाहे मानव निर्मित विधि से बना रहे हैं आप अमोनिया, तो उसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है 1:3 के फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब साफ है कि दो या दो से अधिक तत्वों का ऐसा संयोजन जो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, आसान, तो उसी को क्या कहते हैं? हम लोग यौगिक कहते हैं, उसी को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। आशा करते हैं ये दोनों, ये आपका एलिमेंट और कंपाउंड समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण में क्या होता है? ये जो हम लोग कंपाउंड से पढ़े ना, एक निश्चित अनुपात में होता है, लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता। मिश्रण में तो दो चीज तो आपस में घुलते ही हैं, लेकिन इस पे अनुपात नहीं होता। ये किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, किसी भी अनुपात में क्या होते हैं? मिले होते हैं। और मिश्रण का एक बात है, इसका मिश्रण का कोई आणविक सूत्र नहीं होता है। जिस प्रकार इसका हम लोग यहाँ आणविक सूत्र देख रहे हैं ना, हम लोग जल का H2O होता है, अमोनिया का NH3 होता है, उसी प्रकार मिश्रण का कोई आणविक सूत्र नहीं होता है, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होती है इसकी। ये जो मिश्रण जो होते हैं ना, किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं। ये अंतर है दोनों में। ये फिक्स रेशियो में होते हैं और ये फिक्स रेशियो में नहीं होते हैं। इनका अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, आणविक सूत्र होता है, लेकिन इसका आणविक सूत्र नहीं होता है। बात करते हैं मिश्रण को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है होमोजीनियस, जिसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। एक होता है हेट्रोजीनियस, जिसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण समझते हैं। समांगी मिश्रण दैट मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर, यानी इसका हर एक जगह संगठन जो उसका कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है। जैसे बात करते हैं
ये एक ग्लास है बीकर लिए, और बीकर हम लोग बात करें NaCl प्लस वाटर। कहने का मतलब ये है कि इसमें NaCl और वाटर का जो हम लोग मिक्सचर लिए है ना, इनका जब इनको हम घोलेंगे, जब इनको आपस में घुलाएंगे तो अच्छी तरीके से क्या हो सकता है, ये घुल सकता है। यानी कहने का मतलब हम यहाँ से भी देखेंगे तो हमको नमक और वाटर का कंपोजिशन सेम नजर आएगा, यहाँ से भी देखेंगे तो नमक और वाटर का कंपोजिशन सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि नमक नीचे बॉटम में जाकर के बैठ गया, सेडिमेंट हो गया और वाटर ऊपर आ गया, ऐसा भी नहीं है। ये नमक जाकर नीचे सेडिमेंट नहीं होता है, अवसाद के रूप में नहीं बनते हैं ये, यानी बिल्कुल ही अच्छे से क्या होते हैं, घुल जाते हैं। यानी घुलने वाली चीज को जो बिल्कुल अच्छे से घुल जाता है ना, इसका हर एक जगह कंपोजिशन समान होता है, इनका घटक समान होता है, इसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे NaCl प्लस वाटर ले लीजिए, उसके बाद लेमन प्लस वाटर ले लीजिए, तो ये चीज क्या है, ये घुलने वाली चीज होती है। इनका हर एक जगह देखने पर इनका हर एक जगह संगठन जो है समान नजर आती है। और एक होता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस में अगर बात करें, जिनका हर एक जगह संगठन समान नहीं होता है, क्या आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लें ग्लास में, बीकर में सॉइल को घुला दें और वाटर, सॉइल को घुला दें और वाटर को घुला दें, क्या आसानी से घुलेगी? क्या नहीं घुलेगी। ये आसानी से, तो इसमें क्या देख सकते हो सकता है जो ये सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंट होकर बॉटम में चला जाए और वाटर क्या हो जाए, ऊपर आ जाए। तो मे बी ये जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है ना, इनका हर एक जगह कंपोनेंट समान नहीं होता है, हर एक जगह घटक इसका समान नहीं होती है, ये अच्छे से घुलते नहीं है। समझ में तो आ रही है? इसीलिए जो क्या हो सकता है, इसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से घुल जाते हैं ना, इसको फिल्ट्रेशन से अलग करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो कहने मतलब इनका घटक समान नहीं है। हम यहाँ इसको देखेंगे तो ऊपर है पानी नजर आएगी, और नीचे देखेंगे तो हमको सॉइल के पार्टिकल्स नजर आएंगे। यानी अच्छे से घुलते नहीं है, इनका हर जगह घटक समान नहीं होता है ना, उसको हम लोग हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे सॉइल प्लस वाटर ले लीजिए, चॉक पाउडर प्लस वाटर ले लीजिए, उस आसानी से क्या होता है, घुलते नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हिट्रोजीनियस को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है कोलॉइड और एक होता है सस्पेंशन। ठीक है, इसको बताने से पहले हम लोग बात करेंगे, एग्जाम में बहुत ही पूछा ही जाता है अक्सर कि कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो होता है, वो इनमें से कौन सा बताइए टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित करता है या टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित नहीं करता है। इस चीज़ों को अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो हम इसको किस प्रकार डिस्क्राइब करेंगे, तो देखते हैं। एक टिंडल इफेक्ट जो होती है ना, जैसे मान लें आप लोग देखे होंगे अक्सर एक विंडो से, मान लेते हैं एक विंडो से हमेशा जो सन का जो लाइट होता है ना, तो हमेशा क्या आती है, बिल्कुल सीधी आती है, बिल्कुल सीधी आती है कि नहीं। घर में जो सन इस विंडो के थ्रू क्या होता है, या कोई झोपड़ी वगैरह होगा तो उसमें से लाइट क्या आती है, बिल्कुल क्या आती है, सीधे आती है, सादी से ऐसी सीधे आती है। तो सीधे जब आती है ना, तो ये क्या करती है, ये ऐसा आपने कभी पता करने की कोशिश की कि ये लाइट फ्लो विजिबल हो रहा है हमको, ये लाइट फ्लो दिख रहा है हमको? तो सुनिए, हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स विद्यमान होते हैं। तो हमारे वायुमंडल में जो धूलकण, जो डस्ट पार्टिकल्स जो विद्यमान होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि इस लाइट को क्या करते हैं ना, इस लाइट को एक्सपेंड कर देते हैं, फैला देते हैं। जितना डस्ट पार्टिकल्स होगा ये लाइट इतना ज़्यादा फैलेगा। कहने का मतलब कि आप देखते होंगे इसमें तैरते हुए नजर आता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब किसी प्रकाश की किरण में जो धूलकण जो विद्यमान होती है ना, तो धूलकण क्या होता है, इस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, स्कैटर कर देता है, छितरा देता है। तो छितराने के बाद क्या होता है ना, छितरा देती है, तो छितराने के बाद क्या होता है, ये लाइट का पाथ जो है हमको विजिबल होता है, दिखने लगता है। तो इसी को तो टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यानी कि जब वायु में उपस्थित धूलकण प्रकाश की किरण को विस्तारित स्कैटर कर देते हैं ना, प्रकिरणित कर देते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा ये टिंडल प्रभाव। तो ये पूछता है, तो बताइए ये इसमें कौन सा प्रदर्शित करता है, होमोजेनियस मिक्सचर में हेटेरोजेनियस मिक्सचर कौन सा प्रदर्शित करता है। तो बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के, क्या होमोजेनियस टिंडल इफेक्ट दिखाता है या नहीं दिखाता है। तो होमोजेनियस जो है एक टिंडल इफेक्ट जो होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिंडल इफेक्ट जो है ये प्रदर्शित नहीं करता है। ये बातों को अच्छे से याद रखेंगे।
कि होमोजीनियस मिक्सचर जो है टिनल इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, कारण समझिए आप पहले। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बीकर लिए और बीकर में क्या किए, NaCl और प्लस वाटर का सॉल्यूशन लिए, ठीक है ना। और बगल में मान लीजिए यहाँ पर हम एक लाइट जलाए, टॉर्च जलाने के बाद क्या करेंगे, जब इसमें टॉर्च जलाएंगे तो इसमें लाइट का पाथ जो होता है ना वो विजिबल नहीं होता है। क्यों विजिबल नहीं होता है, क्योंकि NaCl जो होते हैं ना, इनके कण इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने बारीक होते हैं इनके कण, क्योंकि ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। ये जो लाइट जा रहा है ना इसमें, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से इसमें लाइट का पाथ जो है वो विजिबल नहीं होता है, वो दिखता नहीं है हमको। समझ में तो आ रही है, क्योंकि ये NaCl जो पार्टिकल्स है पूर्ण रूप से जो इसमें घुल चुके होते हैं, ये बहुत ही महीन कणों से मिलकर बने होते हैं ये होमोजीनियस के मिक्सचर। जब इसमें लाइट जाता है तो लाइट को इतने सूक्ष्म होते हैं कि लाइट के मात्रा को प्रकिरणित नहीं कर पाता है। तो यही है कि सब होमोजीनियस मिक्सचर जो होती है ना टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, लेकिन हेट्रोजीनियस जो होती है अक्सर टिंडल इफेक्ट दिखाता है। कारण क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक हम लोग सॉइल लिए, एक हम लोग वाटर लिए, तो क्या सॉइल वाटर में क्या होगा, सॉइल के पार्टिकल्स तो बड़े होते हैं, तो सॉइल के पार्टिकल्स जो बड़े होते हैं जब इसमें लाइट जलाते हैं तो ये क्या करते हैं, लाइट के पाथ को विजिबल, ये इसमें लाइट का पाथ हमको दिख जाता है। क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें जो सॉइल और वाटर में सॉइल के पार्टिकल्स होता है वो थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, और बड़े बड़े होने के कारण क्या होता है, ये प्रकाश की मात्रा को स्कैटर कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। समझ में तो आ रही है ना, क्योंकि इसमें सॉइल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े बड़े कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो लगभग सॉल्यूशन से थोड़ा सा तो बड़े ही होते हैं। तो ना तो ये ज़्यादा इसके पार्टिकल्स होते हैं, ना तो ज़्यादा बड़े होते हैं, ना ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन इतना तो होते हैं कि ये टिंडल इफेक्ट को क्या करता है, ये शो करता है। ये सॉल्यूशन के जैसा ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद करते हैं हम लोग सस्पेंशन। तो आप समझ ही रहे हैं कि जिनका कण जो होता है अत्यंत थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, इनको हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स इसके टिंडल इफेक्ट क्या करता है, यानी शो करता है, यानी कोलाइड जो होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, और सस्पेंशन जो है ये भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। बट होमोजीनियस मिक्सचर जो है टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। और कोलाइड और सस्पेंशन जो होता है ये जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के ही दो भाग होते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बात करते हैं, तो ये जो समस्त जो अभी हम बताएं टिंडल इफेक्ट जो होता है, कौन प्रदर्शित करता है, कौन नहीं प्रदर्शित करता, इस बेसिस पर आप याद रखें, और यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं, एक लिखे हुए हैं यहाँ पर कि एंटोइन लॉरेंट लेवोजियर गैप डेफिनेशन। तत्व का पहला डेफिनेशन जो है वो किसने दिया था, पहला डेफिनेशन, ये डेफिनेशन एलिमेंट है जो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, एलिमेंट जो किसी मैटर का बेसिक फॉर्म होता है, किसी भी सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। किसने दिया था, ये दिया था एंटोइन लॉरेंट लेवोजियर दिया था। और याद रखिए रॉबर्ट बॉयल एकमात्र वैसे वैज्ञानिक हैं जो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं टू यूज द टर्म एलिमेंट। तत्व नाम का सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे वो 1661 में, याद रखें, वो रॉबर्ट बॉयल नामक एक वैज्ञानिक किए थे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर समझ में आई होगी। आइए हम लोग अब बात करते हैं सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन, तीनों में एक कंपैरिजन देखते हैं। तो पहला सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन, जैसा कि हम बता चुके हैं, सॉल्यूशन एक जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसका हर जगह इसका जो कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है। कोलाइड जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन जो है वो हर जगह समान नहीं होता है। उसी प्रकार सस्पेंशन भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसका भी कंपोजिशन सेम नहीं होता है। आगे बात करते हैं
कि जो सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, खुले आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि पूरी तरीके से घुल जाती है। उसके बाद कोलाइड के सॉल्यूशन जो होते हैं, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स ना तो उतने छोटे होते हैं ना तो उतने बड़े होते हैं, यानी कि साइज ऑफ पार्टिकल्स इज नाइदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज। ना तो कोलाइड के सॉल्यूशन होते हैं ना तो जितना ज़्यादा छोटे होते हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। उसके सस्पेंशन में क्या, लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, यानी कि हम लिखे हुए हैं साइज ऑफ पार्टिकल्स आर लार्ज, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आईज। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम थोड़ी देर पहले बताए कि सॉल्यूशन चूंकि एक होमोजीनियस होता है, इसका हर जगह कंपोजिशन बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए इसका सॉल्यूट को जो इसमें घुला हुआ है उनके पार्टिकल्स को हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। कोलॉइड में बात करते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर टू स्मॉल। कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लार्जर साइज होते हैं टू बी सीन बाय द, इसको खुले आंखों से हल्का देख सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन को तो नो डाउट इसको हम लोग कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, पूरा खुले आंखों से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन में आते हैं, पार्टिकल्स आर स्टेबल। ये पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं स्टेबल होते हैं, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। क्या होता है कि जैसे हम लोग सॉल्यूशन के खुले छोड़ देते हैं, और खुला छोड़ देने के बाद ऐसा नहीं है कि जो उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट घुला हुआ है वो नीचे जाके बॉटम में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कि अगर इसको ऐसा नहीं है कि इसको अनडिस्टर्ब ना करें तो इसके सॉल्यूट जो है नीचे बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये इसके जो सॉल्यूट होते हैं वो क्या होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं बॉटम पे। उसके बाद कोलॉइड पे बात करते हैं, पार्टिकल्स आर स्टेबल। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। इसके भी कोलॉइड के भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, नीचे बैठते नहीं है। लेकिन सस्पेंशन पार्टिकल्स आर नॉट स्टेबल, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, दे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद इसको छोड़ देंगे अगर तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट। क्या हम पहले बता चुके हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो लाइट को क्या करता है, स्कैटर नहीं कर पाता है। जैसे हम फिर से एक बार बता देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ग्लास है, ग्लास में हम लोग नमक का घोल और पानी का घोल लिए, तो इसमें क्या होता है कि मान लो हम यहाँ पे टॉर्च चलाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है जैसे इसमें ये लाइट जाती है तो इसमें क्या होता है, लाइट का पाथ जो विजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक यहाँ पे अगर हम लोग कोलाइड विलियन डालें तो यहाँ पे क्या होता है, कोलाइड के सॉल्यूशन में जैसे यहाँ से लाइट गया और फिर यहाँ पे लाइट आया, ये क्या होता है, इसमें स्टिल्डल इफेक्ट यानी कि स्कैटर ऑफ लाइट क्या होता है, शो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स आर स्टेबल, पार्टिकल्स आर लार्ज एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं, अब तो हो गए वीडियो बनाया जो 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 हो गए। उसी प्रकार जिस प्रकार सॉल्यूशंस का दो टाइप्स होता था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक उसी प्रकार कोलॉइड्स को भी दो भागों में बांटा गया है। एक पार्ट को कहते हैं हम लोग डिस्पर्स्ड मीडियम और एक पार्ट को हम बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जिस प्रकार ये डिस्पर्स्ड मीडियम जो होता था ये हमेशा जो है वो सॉल्यूट का काम करता है, और डिस्पर्सिंग मीडियम जो होता था ये कोलाइड में सॉल्वेंट का काम करता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि डिस्पर्स मीडियम जो होता है वो कोलॉइड में जिस चीज़ों को हम लोग घुलाते हैं कोलाइड के आधार पर, कोलाइड में जिस कणों को हम लोग घुलाते हैं वो होता है डिस्पर्स मीडियम, और जिसमें घुलाया जाता है ना वो होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। तो कोलॉइड्स को दो प्रकार होता है, एक होता है डिस्पर्स मीडियम, एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे कि एक डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया गैस में अगर लिक्विड को अगर मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है लिक्विड एरोसोल। जैसे कि अगर गैस में लिक्विड के एग्जांपल देखते हैं अगर तो फॉग होता है और मिस्ट होता है, कुहासा आप देख सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है एग्जांपल लिक्विड एरोसोल का होता है। तो ये गैस में किसका मिश्रण होता है, लिक्विड का मिश्रण होता है। ठीक उसी प्रकार गैस में अगर आप सॉलिड को घुला रहे हैं तो क्या बन जाता है, सॉलिड एरोसोल बनता है। इसका
क्या है, इसका एग्जाम्पल होता है वो स्मोक यानी कि धुआं। आप देख सकते हैं स्मोक जो होता है धुआं में, जो होता है धुआं में बहुत सारी जो धूल कणें होती हैं वो विद्यमान होती है। जो गैस में जो बहुत ज़्यादा धूल कण जो होती है वो विद्यमान होती है। वो किसका एग्जाम्पल होता है, सॉलिड एरोसोल का एग्जाम्पल होता है ना। और ये जो आता है सॉलिड एरोसोल के अंदर कौन आता है, स्मोक आता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं वो लिक्विड। लिक्विड में अगर हम लोग गैस को घुलाते हैं तो ये बनता है फॉर्म। तो हम लोग जो शेविंग क्रीम, घर में जो शेविंग क्रीम का यूज करते हैं वो किसका एग्जांपल होता है, फॉर्म का एग्जांपल होता है, क्योंकि लिक्विड में गैस को डाला जाता है। लिक्विड, अगर लिक्विड में लिक्विड, जैसे आप देख सकते हैं लिक्विड और लिक्विड मिल्क देख सकते हैं, ऑयल देख सकते हैं। तो आप लिक्विड में लिक्विड अगर मिला रहे हैं तो ये टाइप से कोलॉइड्स का इमल्सन, और इसके अंतर्गत कौन आता है, मिल्क आता है, ऑयल आता है। ठीक उसी प्रकार आप लिक्विड और सॉलिड को मिला रहे हैं, लिक्विड और सॉलिड को मिला रहे हैं तो ये टाइप्स ऑफ कोलॉइड क्या होगा, सॉल होगा। और इसके एग्जांपल क्या होते हैं, मड यानी कीचड़। कीचड़ जो होते हैं वो सॉल का एग्जांपल्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार सॉलिड और गैस को अगर हम लोग मिला रहे हैं तो सॉलिड और गैस को जब मिलाते हैं तो सॉलिड फॉर्म बनता है, और इसका प्यूमाइज एंड रबर ट्री। ठीक उसी प्रकार सॉलिड और लिक्विड को हम लोग मिला रहे हैं, सॉलिड में लिक्विड को मिला रहे हैं तो जेल बनता है, जैसे कि जेली हो गया। सॉलिड है और सॉलिड में अगर लिक्विड को मिला रहे हैं तो क्या बनता है, जेल, जेली फिश आता है, पनीर आता है, चीज होता है, बटर, मक्खन, ये सब आता है। ठीक उसी प्रकार सॉलिड में अगर सॉलिड को मिला रहे हैं तो क्या बनता है, सॉलिड सॉल्ट बनता है, जिसका एक एग्जाम्पल क्या होता है, रूबी ग्लासेस होता है। आइए बात करते हैं अब मिश्रण को अलग करने की बहुत सारी विधियां होती है। तो कुछ विधियों के बारे में देखते हैं कौन कौन सी ऐसी विधि होती है जिससे हम लोग मिश्रण को क्या कर सकते हैं, मिश्रण के जो सॉल्यूट होते हैं उसको आप अलग कर सकते हैं। तो पहला मेथड का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होता है ना, जिसके क्रिस्टल बन सके उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से कहते हैं। कहने मतलब ये है जैसे कि वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल के फॉर्म में रवे के रूप में होता है, यानी कि रवा के रूप में होता है, कण के रूप में होता है। तो जैसे वॉशिंग सोडा जो है, जैसे Na2CO3, इसको हम लोग धोने का सोडा भी बोलते हैं, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। जिप्सम CaSO4 × 2H2O, ये भी क्या होता है, एक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये भी क्या होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, यानी ये रवे के फॉर्म में होता है। इसको कैसे अलग किया जाए, जैसे मान लेते हैं कि एक हम लोग ग्लास लिए, बीकर लिए, और बीकर में क्या किए, हम लोग NaCl और वाटर का सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है। और इसके अंदर, और इसको क्या कर दिया हम, लगातार क्या कर रहे हैं, इसको नीचे से हीट दे रहे हैं, और क्या कर दिए हम, इसके ऊपर से क्या करें, इसमें धागा लटका दिए, एक थ्रेड को इसके अंदर डाल दिए। तो जैसे ही क्या देखेंगे, जैसे ही गर्म करके, गर्म जब कर लेंगे, गर्म करने के बाद इसको कुछ देर के बाद रखेंगे, रखने के बाद क्या देखेंगे, चाहे घंटा हो, 2 घंटा, 5 घंटा या एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो उसको देखने के बाद क्या होगा, रखने के बाद क्या होगा कि इसके जो NaCl के जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है यहाँ पे क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होता है, इस धागा पे क्या होते हैं, जाकर चिपक जाते हैं, धागा पर जाकर बैठ जाते हैं, इस धागा को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और बाकी जो अंदर बचता है क्या बचता है, सिर्फ वाटर बचता है। तो इस तरीके से क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से क्या होता है कि हम लोग किसी मिश्रण के सॉलिड को अलग कर सकते हैं। यानी कि ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक ठोस रवे के रूप में क्या होता है, जब हम इसको, इस विधि को अपनाते हैं तो जो ठोस रवा जो होता है वो क्या होता है कि हम उसको अलग कर सकते हैं, और बाकी जो अशुद्ध चीज होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है, वो क्या होता है, नीचे नीचे ही रह जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्टिलेशन मेथड। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आश्वन विधि। ठीक है, आश्वन विधि। तो इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। ये मिश्रण के ऐसे कंपोनेंट्स को अलग करता है ना जो कंटेनिंग 2 मिसिबल लिक्विड। मिसिबल क्या हो गया कि मिश्रणीय द्रव, यानी मतलब 2 द्रव जब आपस में, 2 लिक्विड जब आपस में मिला हो, 2 लिक्विड जब आपस में मिला होता है तो वैसे मिश्रण को हम लोग कैसे अलग करते हैं, डिस्टिलेशन। आगे पढ़ते हैं, दैट बॉइलिंग विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस। ये टर्म आप याद रखें, सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। कहने का मतलब क्या होगा, मान लेते हैं, ध्यान दें, जैसे मान लेते हैं एसीटोन और वाटर का क्या होना, मान लेते हैं मिश्रण है, तो मान लेते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखते हैं
दोनों में अगर बात करते हैं तो डिफरेंस कितना का होता है, तो क्या करते हैं 156 को लेस करें, 10 में 6 गया, 4 बचा, 9 में 5 गया, 4 बचा, तो कितना डिग्री का आ रहा है डिफरेंस यहाँ पे 44 डिग्री का सेंटीग्रेड का 44 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब दो मिसिबल लिक्विड्स, दो मिश्रणीय द्रव जब आपस में घुले होते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में एक सफिशिएंट डिफरेंस आता है, जैसे जैसे यहाँ देखिए 44 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है 44 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो हम ऐसे लिक्विड्स को अलग करने के लिए डिस्टिलेशंस मेथड्स का यूज करते हैं। होता है क्या इसमें, जैसे मान लो कि एक पॉट होता है, जैसे मान लो कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, कम होता है, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या, सबसे सबसे पहले ये बॉइलिंग होगा, बॉइलिंग हो क्या होगा, इसका एक डिवाइस होता है, वो ये बॉइलिंग हो क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होकर क्या बनता है, गैस लिक्विड बनता है, तो इसको हम लिक्विड के फॉर्म में अलग कर लेंगे, उसमें फिर उस पॉट के अंदर क्या बच जाएगा, वाटर बच जाएगा, फिर हम वाटर क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। कहने का मतलब कि ये दो मिसिबल लिक्विड्स होता है, दो मिश्रणीय द्रव होता है, जिसका सफिशिएंट जो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो वो सफिशिएंट, यानी कम से कम सफिशिएंट होना चाहिए उसका बॉइलिंग पॉइंट। कहा जाता है कि डिस्टिलेशन जो होता है ना, डिस्टिलेशन मेथड जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है हम बात करें सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड जो होता है, जिनके क्वथनांक, जिनका बॉइलिंग पॉइंट का अंतर जो होता है वो लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, वहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे। जहाँ पर मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, यानी कि इसको कहते हैं प्रभाजी आश्वन विधि, प्रभाजी आश्वन विधि। याद रखें डिस्टिलेशन मेथड्स क्या होता है कि दो मिश्रणीय द्रव जब आपस में घुले होते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट पे काफी ज्यादा अंतर होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट्स के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस मिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। एंड डिस्टिलेशन दो टाइप्स का होता है, एक है सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। सिंपल डिस्टिलेशन मतलब जिनके दो मिसिबल लिक्विड के बीच 25 डिग्री का क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए, उसको हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन से करेंगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करेंगे, मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम लोग, यानी कि मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आ रहा है तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से क्या होता है, इसको यहाँ सर्च एज द सेपरेशन ऑफ पिगमेंट फ्रॉम डाइज एंड डाइज। कहने मतलब प्राकृतिक वर्णक और वर्णकों से किस प्रकार हम रंगों को अलग करते हैं, किस प्रकार से रंगों को अलग करते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक हम लोग व्हाइट पेपर लिए, एक मान लेते हैं व्हाइट पेपर लिए, ठीक है, और व्हाइट पेपर से क्या किया हम लोग, यहाँ पे एक पेंसिल से क्या कर दिया, एक मार्क कर दिया, और यहाँ पर एक ब्लू पेन लीजिए, ब्लैक पेन लीजिए, ब्लू पेन से क्या कर रहे हैं हम, ब्लू पेन से यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिए। और उसके बाद क्या करते हैं हम इसको कोई कंटेनर में क्या करते हैं, हम इस कागज को क्या करते हैं, कोई कंटेनर पानी ले लेते हैं और इसको कंटेनर में क्या करते हैं, इसको डुबा देते हैं। डुबाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो हम जो ब्लू पेन से जो लिखे हैं, ब्लू पेन से क्या होता है, कई सारा रंग जो होता है, कई सारा रंग वो क्या होता है, ऊपर उठने लगता है इस प्रकार। तो कहने का मतलब ये होता है ना कि क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो, जैसे मेरा ब्लू पेन है, जैसे मान लो मेरे पास ब्लू मार्कर है, तो इसी ब्लू मार्कर ब्लू से ही नहीं बना, इसमें बहुत सारे रंगों का मिश्रण होता है। तो इसी मिश्रण को कितने सारे रंगों से मिलकर बना होता है, जब इसको हम लोग यहाँ मार्क करते हैं तो पानी में डुबाते हैं, ये कलर क्या होता है, यहाँ पे कलर हमको पता चल जाता है कि कौन कौन सा कलर से बना हुआ है ये ब्लू, चाहे वो ब्लू पेन लीजिए चाहे ब्लैक पेन लीजिए। तो इससे क्या होता है, प्राकृतिक वर्णक और वर्णकों से जो होता है रंगों का पृथक्करण करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। उसके बाद आता है एवेपोरेशन मेथड। एवेपोरेशन तो आप जानते ही होंगे, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्पन विधि। वाष्पन विधि में क्या होता है, जैसे हम लोग समुद्र से नमक को अलग कर सकते हैं तो उसमें वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। होता है क्या कि उस सॉल्यूशन में जैसे उसको गर्म करते हैं तो उस होता है क्या कि वो जो लिक्विड, मान लीजिए हम समुद्र के पानी को गर्म कर रहे हैं लेकर के, तो समुद्र के पानी में जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, वो वाष्प बनकर ऊपर चला जाएगा, और जो सॉल्ट होगा वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, नीचे तली पर ही रहेगा। तो हम उसको इवेपोरेशन विधि का यूज करके मिक्सर को, उस मिश्रण को अलग कर सकते हैं। एक होता है सब्लिमेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, है ना। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, एक चीज याद रखना, ये क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाता है, गैस बन जाता है इस प्रोसेस में।
तो जैसे जैसे आप ले सकते हैं नैपथलीन बॉल्स का एग्जांपल ले सकते हैं, नैपथलीन नैपथलीन बॉल्स का एक एग्जांपल ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सीधा सॉलिड से किस में चेंज आते हैं, गैस में चेंज आते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग नमक और कपूर को हम लोग नमक और क्या करें, कपूर को मिला दें। तो नमक और कपूर को जैसे मान लें मिला दिए और नमक और कपूर को मिला दिए, उसके बाद उसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेगा कपूर क्या होगा, सॉलिड होगा ना। तो जैसे ही कपूर गर्म होगा तो ये सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये कपूर चला जाएगा, ये कपूर जो है गैस बनकर खत्म हो जाएगा और बच जाएगा क्या, सीएल। तो इस प्रकार नमक कपूर के मिश्रण से नमक को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इस विधि को सब्लिमेशन मेथड कहा जाता है, यानी कि सब्लिमेशन उसको कहा जाता है जो सीधे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, इसमें द्रव अवस्था में नहीं होता है। ठीक है। फिल्ट्रेशन आप समझ सकते हैं, छान करके जिसको अलग किया जा सकता है। ठीक है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल इसको कहते हैं हम लोग अपकेंद्रण। अपकेंद्रण समझा रहे थे। जैसे आप लोग जब बीमार पड़े होंगे तो आप लोग जरूर ब्लड देने गए होंगे। तो वो क्या करता है, ब्लड्स को निकालता है। ब्लड को निकालने के बाद क्या करता है, वो ब्लड को एक परखनली में रखता है। परखनली में रखने के बाद क्या होता है, जब बहुत सारा ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो उसको एक मशीन में रखा जाता है। तो मशीन में रखने के बाद क्या होता है ना, उस मशीन को एक मशीन होता है इस टाइप का, और इस मशीन को तेजी से क्या होता है, घुमाया जाता है। जैसे बहुत सारा क्या होता है, ब्लड रखा होता है, तो जैसे ही घुमाया जाता है ना, तो इसमें जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर होता है, आरबीसी जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो कहने का मतलब इस मेथड से क्या करता है, वो बीमारियों का पता लगाता है। तो कहने का मतलब अपकेंद्रण विधि में क्या होता है कि अपकेंद्रण विधि जो होता है कि इसमें जैसे हम लोग दूध से मक्खन निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब सपोज कि इसमें क्या होता है, उसी प्रकार तेजी से घुमाया जाता है, जैसे मक्खन क्या होता है ऊपर चला आता है और दूध वो क्या होता है नीचे चला आता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप देखे ही होंगे। जैसे मान लेते एक पत्थर में एक धागा लिए, एक पत्थर लिए, पत्थर को अगर हम अगर घुमा रहे हैं तो क्या होगा, जब हम छोड़ेंगे तो बाहर की ओर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। इसी बल का जो बाहर की ओर जो बल लगेगा, पत्थर ऐसे घुमाते पत्थर जो बाहर की ओर जाने की ट्राई करेगा तो बाहर की ओर फोर्स लगेगा। इसी फोर्स को हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल, या इस विधि को कहते हैं अपकेंद्रीय विधि, जिसमें क्या किया जाता है, पदार्थों को लेकर के बहुत तेजी के साथ घुमाया जाता है ना। जिसमें क्या होता है, जो इसको घनत्व के डेंसिटी के बेसिस पर पदार्थ ऊपर और डेंसिटी के बेसिस पर पदार्थ नीचे होती है, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, जिस पदार्थों को अलग करना होता है वो अलग हो जाता है, जिसको नहीं करना होता है वो बॉटम में ही रह जाता है। तो आज ये चैप्टर हम लोग का यहाँ से ख़त्म होता है। अगर कोई आप लोगों को क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप उसमें बताइए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।